हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। हम ग्रामीण विकास की तैयारी कर रहे हैं सीजीएडीओ और आज का हमारा जो टॉपिक होगा सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं इस बुक में हमने बुक का रेफरेंस लिया है अमरदीप सर का, है ना? तो इससे जो भी इस बुक में एमसीक्यूज है वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? सामाजिक सहायता कार्यक्रम। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, राज्य को अपने साधनों से विशेष रूप से गरीबों एवं निराश्रितों को लक्षित करते हुए अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस हिस्से में बताया गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने सब हम जब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब सारे ऑप्शंस में से हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व। इसमें व्याख्या दिया हुआ है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य को अपने साधनों से विशेष रूप से गरीबों एवं निराश्रितों को लक्षित करते हुए अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामलों में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अनुच्छेद 41। ठीक, इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामले में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 41। अगला देखते हैं, व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता और अनर्जित अभाव के अन्य मामलों में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा, विकलांगता और वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान के किस सूची के अंतर्गत शामिल है? इसका भी सिंपल सा आंसर होगा, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सहायता सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995। आप में से बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ होगा, है ना? 1995, 15 अगस्त सभी को याद होगा। ठीक है, 15 अगस्त हम आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1995 याद रखिएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का घटक नहीं है? तो इसमें जो घटक नहीं है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये जो घटक है ये नहीं है। बाकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये भी है, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ये भी है, और अन्नपूर्णा योजना ये भी है। सिर्फ एक नहीं है जो यहाँ पे ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक हैं। एक तो है, अभी देखा हमने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब प्रारंभ हुआ था ये? तो याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1995। 1 अक्टूबर 1995 वृद्धावस्था की शुरुआत कब हुई थी? वृद्धावस्था पेंशन योजना, सॉरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1995। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूरा प्रश्न यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, बट मैं इसको स्लाइड वो करके दिखाऊंगी, है ना? बट यहाँ पे ऑप्शंस हमें क्लियरली दिख रहे हैं वैसे। सॉरी, आंसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता के मानदंड के विषय में क्या सही है? यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही होगा, है ना? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 वर्ष, बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था, है ना? वृद्धावस्था हम वृद्ध कब होते हैं? 60 के बाद ही होते हैं, है ना? तो याद रखिएगा, उसके बाद ही हमें पेंशन मिलती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन, ये योजना, इस योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाती है। बाकी यहाँ पे 59 वर्ष और 55 वर्ष, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर याद रखिएगा, 60 वर्ष और उससे अधिक। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या यहाँ पे है, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी राशि सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 500 रुपए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए, जिसमें से केंद्र सरकार 200 रुपए और राज्य सरकार 300 रुपए की सहायता प्रदान करती है। ठीक, जिसमें 500 रुपए है, जिसमें से 200 रुपए जो है वो केंद्र का होगा, केंद्र सरकार देगा, और 300 रुपए जो है वो राज्य सरकार देगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? 500 रुपए ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 80 वर्ष, है ना? इसके पहले वाला जो प्रश्न था वो हमारा 60 वर्ष, 60 से 79 वर्ष, ठीक है, और उस आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसमें से 200 रुपए केंद्र का और 300 रुपए राज्य सरकार का। ठीक है, तो उसमें केंद्र, और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी केंद्रीय सहायता राशि दी जाती है? तो याद रखिएगा, 500 रुपए। यहाँ पे व्याख्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 650 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें से केंद्र का कितना होता है? 500 और राज्य का कितना होता है? 150 रुपए। 650 में 500 जो है वो केंद्र का है और राज्य का कितना है? 150 रुपए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि प्रश्न में कुल राशि कितनी मिलती है यह न पूछकर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि पूछा गया है, इसलिए उत्तर क्या होगा? 500 रुपए। ठीक है, और अगर पूछा जाता कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो आप याद रखिएगा 650 रुपए। ठीक है, जिसमें से 500 रुपए केंद्र का है और राज्य का कितना है? 150 रुपए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जो है फरवरी 2009 में प्रारंभ हुई। अगला है यहाँ पे प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के मानदंड के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत 40 से अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इस योजना के अंतर्गत 40 से अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा पात्र है।
कौन सा ये योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, अगला देखते हैं। इधर उधर की बातें आप याद मत रखिए, जो एक्यूरेट है वही आंसर याद रखिए बस। अगला है, यहाँ पे प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष की आयु की गरीबी रेखा के से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवाओं को प्रति माह कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? तो राज्य सरकार द्वारा कितनी दी जाती है? याद रखिएगा, 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए। टोटल कितनी मिलती है? 500। है ना, ये भी याद रखिएगा। वृद्धावस्था वाली योजना नहीं देख रहे हैं, हम विधवा पेंशन योजना देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, विधवा पेंशन योजना में भी 500, टोटल 500 रुपए मिलती है, जिसमें से 300 रुपए जो है, 300 रुपए केंद्र का है। ठीक है, और 200 रुपए राज्य का है। तो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा कितनी दी जाती है? याद रखिएगा, विधवाओं को 200 रुपए। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, इस योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष की आयु की और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवाओं को प्रति माह 500 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से केंद्र सरकार 300 रुपए और राज्य सरकार 200 रुपए देती है। अगला है यहाँ पे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह कितनी राशि केंद्र सहायता के रूप में दी जाती है? यहाँ पे पूछा गया है 80 वर्ष, और इस योजना के अंतर्गत 80 वर्ष पूछा गया है, 80 वर्ष या उससे अधिक, और पूछा क्या गया है? केंद्रीय सहायता। इसका सही उत्तर क्या होगा? 500 रुपए। टोटल है ना, यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मिलती है? कितने? 500 रुपए। व्याख्या देखते हैं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को राज्य सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ये भी याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी। जो विधवा पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसमें से 80 वर्ष या उससे अधिक लाभार्थियों को कितनी मिलती है सहायता राशि केंद्र की तरफ से? 500 रुपए। और राज्य सरकार जो है वो कोई सहायता राशि नहीं देती है। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले एक योजना देखी, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना थी, जिसमें 80 वर्ष या उससे अधिक के वृद्धा लाभार्थियों को 650 रुपए मिलता है ना, जिसमें से 500 रुपए जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से, और 150 रुपए जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है सहायता राशि। ठीक है, ये कौन सी योजना के अंतर्गत? ये ये जो है, ये वृद्धावस्था वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत। लेकिन अभी हमने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष या उससे अधिक लाभार्थियों को 500 रुपए मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? फरवरी 2009। फरवरी 2009 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना भी आई थी, और फरवरी 2009 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना भी आई थी, फरवरी 2009। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर होगा, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार की हिस्सेदारी 200 रुपए की है। ये 200 रुपए की नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 500 रुपए। ठीक है,
500 रुपए जो है वो राज्य सरकार देती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राशि जो राज्य राज्य सरकार देती है वो कितनी देती है? 500 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है? सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के संबंध में सही क्या है। तो आप ये भी देख लीजिए कि सही क्या है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? 200 रुपए की। और इसके अलावा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिमाह 500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। तो ये जो तीन ऑप्शंस में से जो तीन कथन दिए हुए हैं ये हमारे सही हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगला देखते हैं हम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसमें राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोला था क्या? अगर मैंने गलत बोला है तो प्लीज उसको सुधार दीजिएगा। है ना? ये जो सहायता राशि दी जाती है, अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है इस प्रश्न में। ठीक है। 18 से 79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 200 रुपए की है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। नहीं नहीं, सही है सही है। ठीक है, यहाँ पे 18 से 79 वर्ष बोला गया है। तो 18 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी होगी? 200 रुपए की। लेकिन हमें पूछा, हमने यहाँ पे जो गलत हमने ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा उत्तर होगा, ये 80 वर्ष बोला गया है। ठीक है। तो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के गंभीर या विविध प्रकार के विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली जो सहायता राशि है वो राज्य सरकार नहीं देगी, है ना, वो केंद्र सरकार देगी। और वो भी कितना देगी? 500 रुपए। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है व्याख्या में भी। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। और इसमें राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। मतलब किसमें राज्य सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती? 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को देने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। आई होप समझ आया होगा आपको, है ना? अगला है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? जनवरी 2016। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुई? अन्नपूर्णा योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अन्नपूर्णा योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी। अन्नपूर्णा योजना के तहत वृद्ध व्यक्ति को कितने किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न की सहायता दी जाती है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 10 किलोग्राम। व्याख्या है, योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र तो हैं, किंतु वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट व्याख्या में ये कहा गया है कि अ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र तो हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है ना? वृद्धावस्था में कितना 500 रुपए की सहायता राशि थी, है ना? तो उनको वो पेंशन नहीं मिल रही है यदि, तो उनको कितना मिल जाएगा? 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है प्रति माह।
ठीक, अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य में किस विभाग द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर समाज कल्याण विभाग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सुखद सहारा योजना हेतु निम्न में से कौन पात्र है? सुखद सहारा योजना हेतु निम्न में से कौन पात्र है? कौन पात्र है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला। ये है ये कथन सही है। 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला, ये भी सही है। और 18 वर्ष या अधिक आयु की अविवाहित महिला, ये गलत है। 18 वर्ष या अधिक आयु की निशक्त महिला, ये भी गलत है। तो ये पहला और दूसरा ही इसका सही है ना, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला पात्र है, और 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही होगा, जो दो कथन है ये सही होगा, 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, योजना का उद्देश्य विधवा या परित्यक्त महिला को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। परित्यक्त मतलब आप सभी को आई थिंक मालूम होगा, परित्यक्त मतलब ऐसी महिलाएं जिनको उनके हस्बैंड्स ने छोड़ दिया हो। ठीक है, जिसके तहत जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की विधवा तथा 18 या अधिक आयु की परित्यक्त महिला पात्र हैं। तो ये दो व्याख्या में दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, सुखद सहारा योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 500 रुपए। व्याख्या है, सुखद सहारा योजना में 500 रुपए प्रति माह की दर से सहायता राशि का भुगतान किया जाता है, और यह पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, सुखद सहारा योजना जो है ये पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। अगला है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। 2018-19 इसका सही उत्तर होगा। 2018-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, बिल्कुल सही है। 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध, ये भी सही है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्त महिलाएं, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक आर्थिक एवं जनजाति जनगणना 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो। तो ये वाला कथन भी सही है ना, चारों के चारों कथन इसमें सही है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना में कौन कौन से लोग पात्र होंगे, है ना, और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ये चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? 500 रुपए दी जाती है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 500 रुपए की सहायता राशि प्रति माह दी जाती है, और यह पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये राज्य पोषित योजना होगी। अगला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु निम्न में से कौन पात्र है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु निम्न में से कौन पात्र है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्ति, ये पात्र हैं, बिल्कुल पात्र हैं।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बौने व्यक्ति ये भी पात्र हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एचआईवी संक्रमित व्यक्ति ये पात्र नहीं है। ये पहला और दूसरा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। एक और दो दोनों सही है। एक और दो सही है, तीसरा गलत है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों और बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी योजना है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता के संबंध में क्या सही है? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे, जिसमें 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चे जो अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। 18 वर्ष या अधिक आयु के समान दिव्यांग व्यक्ति ये पात्र हैं, बौने व्यक्ति भी पात्र हैं। ठीक, तो चारों के चारों इसके जो कथन है, विशेषताएं हैं, वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितनी सहायता राशि प्रति माह दी जाती है? इसका सीधा सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा? 500 रुपए। यहाँ पे व्याख्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 500 रुपए की सहायता राशि प्रति माह दी जाती है और यह पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। अगला है यहाँ पे प्रश्न, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? पूरे प्रश्न देखने पड़ेंगे। इस तरह से ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? 18 से 45 वर्ष आयु की दिव्यांग महिला तथा 21 से 45 वर्ष आयु के दिव्यांग पुरुष को आयकर दाता नहीं है, वह इस योजना हेतु पात्र है। ये कथन सही है। 18 से 45 वर्ष की आयु की दिव्यांग महिला और 21 से 45 वर्ष के दिव्यांग पुरुष जो आयकर नहीं देता है ना, जो टैक्स नहीं भरता है, वो इस योजना के लिए पात्र है। इसलिए ये जो कथन है वो सही है। दंपति में एक दिव्यांग होने पर विवाहोपरांत 50,000 रुपए 50,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है। ये वाला कथन भी सही है। दंपति में एक दिव्यांग होना चाहिए तो उनको विवाह के उपरांत 50,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है। दंपति में दोनों दिव्यांग होने पर विवाह उपरांत 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता दी जाती है। तो ये वाला कथन भी सही है। उपरोक्त ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में बोला गया है। ठीक है, ये योजना जो है दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक, याद रखिएगा चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो 18 से 50 वर्ष की आयु ये तो विशेषता है। न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपए, 300 रुपए नहीं है, ये 330 रुपए है। ठीक है, ये 330 रुपए है। और इसके अलावा बीमित व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये वाला भी तो सही है ना? तो इसमें से यही सही नहीं है विशेषता, है ना? न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपए, ये 300 नहीं है, ये 330 रुपए है। ठीक है, ये भी ये प्रश्न पूछा कब, ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त जो है वो 330 रुपए की है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को यानी कि नॉमिनी को, है ना, नॉमिनी को 2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो जाती है। ठीक, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला देखते हैं,
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 9 मई 2015। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता है जो इसकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषता नहीं है? तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनका अपना बचत बैंक खाता है। तो ये जो है अ, ये इसकी विशेषता नहीं है। 18 से 50 वर्ष नहीं है, ये 18 से 70 वर्ष, ठीक है। 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनका अपना बचत बैंक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसमें से सही क्या है, इसकी विशेषताएं और क्या है? तो याद रखिएगा, पॉलिसी अवधि 1 जून से 31 मई तक अर्थात 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य वंचित आबादी को मात्र 20 रुपए वर्ष के अत्यंत किफायती प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान करना है। इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए की बीमित राशि व स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की बीमित राशि दी जाती है। जो स्थायी पूर्ण विकलांगता मतलब जो टोटली विकलांग हो जाए तो या फिर मृत्यु हो जाए तो ऐसी कंडीशन में 2 लाख रुपए की उसकी उसको मैच्योरिटी मिलेगा, है ना, बीमित राशि जो 20 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से जो वो प्रीमियम पे करते हैं, तो उस प्रीमियम का, है ना, 2 लाख रुपए उनको मिलेगा। और स्थाई आंशिक विकलांगता, है ना, आंशिक मतलब कुछ पार्ट जैसे कि डैमेज हो गया, लाइक पैर टूट गया हो या फिर पैर, है ना, पैर काम करना बंद कर दिया हो या फिर हाथ काम करना बंद कर दिया हो, फिर या फिर एक आंख खराब हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में 1 लाख रुपए की बीमित राशि दी जाएगी। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन, ये विशेषता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ठीक है, तो याद रखिएगा ये योजना जो है 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनका अपना बचत बैंक जिनका सेविंग अकाउंट है। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनका अपना बचत बैंक है। प्रीमियम राशि पहले 12 रुपए प्रति वर्ष थी, जिसे 2022 में बढ़ाकर 20 रुपए प्रति वर्ष किया गया है। तो साल में उनको सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम पे करना है। अगला, अटल पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? और चलिए देखते हैं, इसका अगला यहाँ पे स्लाइड पूरा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यह योजना सभी आय वर्ग समूह के लिए है, चाहे वह करदाता हो या ना। ये तो सरासर गलत ही है ना, इसीलिए ये वाला उत्तर जो है ना, गलत ही होगा, क्योंकि जो जो इस योजना का लाभ उठाएगा वो करदाता ना हो, है ना, जो कर ना देता हो। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं अटल पेंशन योजना के संबंध में। ठीक है, तो ये योजना जो है, यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत है निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपए से 5,000 रुपए व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। और अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पति या पत्नी, सॉरी, मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है। नॉर्मली जो इंश्योरेंस कंपनीज में होती है ना चीजें, है ना, वही सारे कंडीशंस इसमें भी है ना, पेंशन योजना के अंतर्गत, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, जैसे हम बीमा बीमा वगैरह करते हैं, तो जैसे जिस तरह से पेंशन मतलब नॉमिनीज होते हैं, है ना, उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति की अंशदायी, ये नहीं कि जो व्यक्ति उस पेंशन इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति है ना, अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर
उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति जिसको वो नॉमिनी चुना है, ऐसे व्यक्ति को पेंशन एवं संचित राशि के लिए, मतलब जो भी उसका पेंशन है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और जो प्राइवेट क्षेत्र में, जो निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में जो काम करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते उनको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए का व्यय करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, यह योजना सभी आय वर्ग समूह के लिए है, चाहे वो करदाता हो या ना हो। ये वाला कथन जो है वो गलत है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, यह योजना निम्न आय वर्ग समूह के लिए है, जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं है, जो टैक्स नहीं देता है। ठीक है, यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालों के लिए लागू की गई है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार कितने का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति परिवार कितने स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है? याद रखिएगा, 5 लाख। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की कल्पना की गई है। इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री अ, अ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाम दिया गया है। PMJAY नाम दिया गया। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, तो इससे संबंधित 2-3 पॉइंट है, याद रखने लायक। ठीक है, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018। अगला देखते हैं। देखिए, ये वाला ना थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ लगा है मुझे, फिर भी चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, बताती हूँ यहाँ पे क्या है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। ये वाला कथन सही है। ठीक है, इस योजना में शामिल होने के लिए श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। ये वाला कथन भी सही है। इस योजना में भारत सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है। ये वाला भी सही है। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। तो ये वाला जो कथन है ना, ये भी मुझे सही है, लग रहा है ना। इसका यहाँ पे जो व्याख्या दिया हुआ है, पहले से हम व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसका जो वेबसाइट है ना, उसको भी दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे पहले व्याख्या को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% मिलता है। इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदकों को 60 साल की उम्र तक 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का अंशदान करना होता है। ठीक है, ये वाला व्याख्या आपने देख लिया। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, श्रम श्रम और रोजगार मंत्रालय, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के नामित श्रमिकों को बुढ़ापे में मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगा। आजादी के बाद पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र में लगे
करोड़ों श्रमिकों के लिए ऐसी योजना की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आई होप यहाँ से पे आप लोगों को, मैं यहाँ पे शायद ऐसा वो नहीं होगा, है ना, बट फिर भी मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री सॉरी हाँ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित उन श्रमिकों के लिए जो 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 50% का योगदान करते हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में ज्यादातर घर से काम करने वाले, रेहड़ी पटरी वाले, मिड डे मील वर्कर, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टा मजदूर, मोची कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद का खाता रखने वाले, कृषि मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, ऑडियो विजुअल मजदूर या इसी तरह के दूसरे कामों में लगे हुए शामिल हैं, कामगार शामिल हैं। ई श्रम पोर्टल के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार पंजीकृत हैं। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, में भी आ जाए। पीएमएसवाईएम को अंतरिम बजट 2019 में पेश किया गया था। इस योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भारतीय जीवन बीमा, एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सहयोग से निर्बाध कार्यान्वयन के लिए प्रशासित किया जाता है। तो यहाँ पे इतना ये सब पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है ना। ये आप देखिए जो प्रश्न में दिया हुआ था, न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 प्रति माह। सरकारी अंशदान, भारत सरकार 1:1 के आधार पर श्रमिक के अंशदान के बराबर अंशदान करती है। स्वैच्छिक और अंशदान, यह योजना स्वैच्छिक और श्रमिकों को उनकी सामर्थ्य और सहायता आवश्यकता के आधार पर अंशदान करने की अनुमति देती है। पारिवारिक पेंशन, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिलती है ना। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, है ना। ये जो पेंशन है ना, वो अगर पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को, और पत्नी की मृत्यु होती है तो पति को। निकास प्रावधान, प्रतिभागी निर्दिष्ट शर्तों धारा 9 में विस्तृत के अधीन अधीन योजना से बाहर निकल सकते हैं। आसान नामांकन, पात्र श्रमिक सामान्य सेवा केंद्रों या मानधन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। निधि प्रबंधन, ये योजना एलआईसी द्वारा प्रशासित है जो वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। ये विशेषता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था ना, ये वही प्रश्नों में से इसकी विशेषता है। और मापदंड यहाँ पे दिया हुआ है। पात्रता की शर्तें कौन कौन सी है। आयु की आवश्यकता हमने देखा था कितना, 18 से 40, है ना। और आय सीमा कितनी होनी चाहिए, मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र रोजगार, है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये सब सारे श्रमिक हैं। और बहिष्करण की शर्तें, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो कर्मचारी भविष्य निधि, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम या फिर राष्ट्रीय पेंशन योजना, मान लीजिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत अगर कोई लाभ उठा रहा है कोई लाभार्थी, तो वो ऑटोमेटिकली इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। इसके अलावा आयकर दाता नहीं होना चाहिए, किसी अन्य सरकारी पेंशन का योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो, ठीक है। और फिर आवश्यक दस्तावेज, इसमें क्या, आधार कार्ड, आईएफएससी सहित बचत बैंक खाता या जनधन खाता विवरण, मोबाइल नंबर। तो ये सारे मापदंड है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो अभी जो हमने देखा
है ना? तो उसमें से चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं हमारे सही हैं, ठीक है? यहाँ पे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थियों को जीवन भर 3,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को ये स्लाइड भी मैंने दिखा दिया, वेबसाइट जो भी है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है? आई होप यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और ये जो प्रश्न हमने देखा था ना, ये इसमें चारों के चारों कथन जो है हमारे सही हैं, ठीक है? चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये सामाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने देख लिए हैं। अगला हम देखेंगे कुछ कोई और टॉपिक, कोई और योजना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।